मैं राहुल गांधी से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, मैं एक भाजपा का छोटा कार्यकर्ता हूं और 5 मिनट मांगता हूं कि वो मेरे से आके पर्सनल डिबेट करें, संविधान के ऊपर डिबेट कर दें। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो 5 मिनट भी मेरे सामने नहीं टिक पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी जी हिंदू को हिंसक कहते हैं। हमें राहुल गांधी जी के विचारधारा पे घृणा आती है कि वो इस तरीके का सोच भी कैसे सकते हैं। एक तरफ वो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, जो कि सबको पता है। दूसरी तरफ वो हिंदुओं को ही गालियां दे रहे हैं, वो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। अगर हिंदू हिंसक होते तो ये देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होता, इस देश में कोई और नहीं रहता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हम सब मिलके रहते हैं, चाहे हमारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोग पूरे विश्व के अंदर अगर कोई देश है जिसमें सारे के सारे संप्रदाय के लोग अगर मिलके रहते हैं, सारे धर्म के लोग मिलके रहते हैं, तो वो सिर्फ भारत है। राहुल गांधी की इस सोच को हम लोग आगे इस चीज का घोर विरोध करेंगे, क्योंकि इस तरीके के लोग अगर हमारे भारत को लीड करने की सोच भी रहे हैं तो वो हमारे भारत के लिए खतरा है। अभी आप 2014 से पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में जमीन और आसमान का अंतर है विवेक जी। नमस्कार, मैं विवेकानंद त्रिपाठी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम करने वाले काम को अंजाम दिया है और धरातल से खड़े होकर के आज वो शिखर की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सैल्यूट तिरंगा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर नवीन कुमार जी से हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि देश की स्थिति और परिस्थिति धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से काफी बदली हुई दिख रही है। उस पर युवाओं का क्या असर है और किस प्रकार से भारत को बदलने के लिए इनका एनजीओ कार्य करता है। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं विवेक भारती जी, जो आप यहां पर आए। देखिए, आज की जो भारत की राजनीति है वो पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की राजनीति में जो एक ऊर्जा आज से 10 साल पहले से जो युवा भर रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि युवाओं को मौका मिला भारत की राजनीति में। आज हम लोग, हमारा जो संगठन है, अगर हम बात करें सैल्यूट तिरंगा संगठन की, तो सैल्यूट तिरंगा संगठन भारत के पूरे 28 के 28 राज्यों में और 20 देशों में अपना फैलाव कर चुकी है। इस संगठन का मुख्य कार्य जन जागरण को एक अच्छे पटल पर लाना, उसके साथ भारत के 140 करोड़ देशवासियों के अंदर राष्ट्रभक्ति लाना, यह हमारा प्रथम कार्य है। युवाओं के लिए हम लोग जन जागरण अभियान, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जो सबसे बुरी और दयनीय स्थिति है, युवा नशा मुक्ति अभियान चलाना, वो हम लोग चलाते हैं। ये हम लोग पूरे के पूरे विश्व में चला रहे हैं, पूरे अपने 28 के 28 राज्यों में चला रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रथम जब तक हमारा युवा नशे को त्याग करके अपने जीवन के लक्ष्य के पटल पे नहीं चलेगा तो युवाओं का विकास असंभव है। एक मिनट, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भाजपा की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है आपको, तो भाजपा के लिए आपकी कैसी विचारधारा है? क्या सोच करके आपने एनजीओ के साथ भाजपा का भी दामन थामा है, तो आखिर क्या सहयोग उनसे मिल रहा है आपको? भाजपा हमेशा से, आज से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के टाइम से ही राष्ट्रभक्ति के ऊपर
और राष्ट्र जन जागरण के ऊपर काम करती आ रही है। उन्होंने हमें आशीर्वाद जो दिया है वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि उनकी सोच और हमारी सोच एक है। हालांकि हम भाजपा के भी पुराने सेवक रहे हैं। भाजपा आज जो हमारा पिछला प्रोग्राम कश्मीर में हुआ था, जो हमने शिकारा बोर्ड कंपटीशन किया था, देश के माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में इसको अपने पटल पर लेके आए थे। उन्होंने इसकी लोकसभा में चर्चा की और हम लोग जो आगामी कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग 10,000 यूथ के साथ कश्मीरी मुस्लिम भाई जो हमारे यूथ हैं उनके साथ तिरंगा यात्रा पूरे कश्मीर में 1 अगस्त को निकालने जा रहे हैं। उसके बाद 15 सितंबर को हम दिल्ली में एक तिरंगा कार रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। युवाओं के लिए हम लोग रोजगार का बहुत बड़ा पटल ला रहे हैं। युवाओं को सबसे पहले नशा मुक्ति, मैंने आपको पहला प्रारूप बताया। उसके साथ साथ हम लोग सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम ये युवाओं के लिए करते हैं। सबसे बड़ी जो आज के टाइम में, और जो भाजपा इसके लिए बहुत दिनों से लगी हुई है और आज काफी हद तक उन्होंने इस चीज को करा है, वो है रोजगार। जिस रोजगार की बात कांग्रेस सरकार की जो नीतियां थी युवाओं के लिए, वो बहुत ही शर्मनाक थी। और जो हमारी सरकार आज, जैसा कि हमारी सरकार ने कहा कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देने जा रहे हैं, उसको हमारी सरकार ने करके दिखाया है। विवेक जी, आप एक चीज देखिए कि जितने भी देश में डेवलपमेंट्स के वर्क हो रहे हैं उसमें कौन काम कर रहा है? उसमें ये भारत के लोग ही तो काम कर रहे हैं। वो रोजगार का अवसर नहीं है क्या? आज अगर कांग्रेस ने वो डेवलपमेंट किया होता तो वो रोजगार दे पाती, पर कांग्रेस को भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है। माननीय मोदी जी ने जो हमारा मिशन बनाया है विकसित भारत 2047, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और भारत के 140 करोड़ जनसंख्या के हर एक लोगों को विश्वास है कि मोदी जी इसको 2047 तक टारगेट तो जरूर ले गए हैं, लेकिन इस काम को 2029 में ही कंप्लीट करके दिखाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा और आरएसएस से मिल करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी सेल के कि भारत के सामूहिक विकास के लिए 2 शब्द 2 लाइनों में आपकी तरफ से। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत जल्द हमारे मोदी जी की जो प्लानिंग है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि 100 दिनों के अंदर कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं इस देश के अंदर। उन बड़े फैसलों में ये सब फैसले भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन तरह के दंगों को रोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, इन सब चीजों के लिए, सबके लिए कानून देश के अंदर बनाया जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पार्टी पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पे, कि ये लोग देश को एक अच्छे पटल पर ले जाएंगे। आज देश के विकास की आप देखिए, आज चारों तरफ चहुमुखी विकास देखिए आप। आज जितने एक्सप्रेसवे, जितने हाईवे हमारे माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा मोदी जी के सानिध्य में बनाए गए हैं, उतने उसका 1% भी कांग्रेस के टाइम पे नहीं बनाया गया है। तो देश का चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है ना। आज आप देखिए कि कश्मीर में 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स का काम देखिए आप जाके वहां पे जोरों पे कितना है। उसके बाद आज राम मंदिर, लोग जो राम मंदिर की बात करते हैं कि भाजपा पे राम मंदिर मुद्दा है, गलत है। ये राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो मुद्दा भाजपा ने उसको खत्म किया बना के। आज के बाद इस मुद्दे पे कांग्रेस कभी लड़ाई नहीं कर पाएगी।
370 का मुद्दा, ये दो अहम जो फैसले देश के अंदर किए हैं, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। और इस दो फैसले जो महत्वपूर्ण किए, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमने इस मुद्दे को खत्म किया है। ये मुद्दा कांग्रेस का था, इसलिए कांग्रेस की राजनीति हमेशा इन मुद्दों पर रही है। हमने इस मुद्दे को खत्म किया क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं देश के विकास में एक बहुत बड़ा घाव बन के चल रहा था, जो कांग्रेस इस चीज को कर रही थी। हमने इन सब चीजों को खत्म किया, देश का विकास बहुत अच्छे पटल पे है। आज चारों तरफ पूरे विश्व में देखिए, आज हम लोगों को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जाते थे, मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं ना, प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी जी थी। आज उनको क्या सम्मान मिलता था और आज का सम्मान देखिए 2014 के बाद, कि आज भारत पूरे वैश्विक पटल पे सबसे मिलकर चल रहा है, एक दूसरे से व्यापारिक से लेकर आर्थिक संबंध बना रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी विवेक जी, आप बताइए हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी जी हिंदू को हिंसक कहते हैं। हमें राहुल गांधी जी के विचारधारा पे घृणा आती है कि वो इस तरीके का सोच भी कैसे सकते हैं। एक तरफ वो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, जो कि सबको पता है, दूसरी तरफ वो हिंदुओं को ही गालियां दे रहे हैं, वो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। अगर हिंदू हिंसक होते तो ये देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होता, इस देश में कोई और नहीं रहता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हम सब मिलकर रहते हैं, चाहे हमारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोग पूरे विश्व के अंदर अगर कोई देश है जिसमें सारे के सारे संप्रदाय के लोग अगर मिलके रहते हैं, सारे धर्म के लोग मिलके रहते हैं, तो वो सिर्फ भारत है। राहुल गांधी की सोच को हम लोग आगे इस चीज का घोर विरोध करेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग अगर हमारे भारत को लीड करने की सोच भी रहे हैं तो वो हमारे भारत के लिए खतरा है। अभी आपके एनजीओ के माध्यम से जम्मू में होने वाली जो प्रोग्राम है तिरंगा रैली, इसके बाद आगे और क्या क्या प्रोग्राम हैं युवाओं के लिए, और अभी जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर के, तो हरियाणा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में दो शब्द। सैल्यूट तिरंगा संगठन कश्मीर में जो यात्रा निकालने जा रही है, वो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो यात्रा आज कश्मीर के लोग, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उनकी सोच को गलत कर रखा है वहां के अलगाववादी नेता ने। चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हो, वो अलगाववादी नेता विदेशी फंडिंग से, पाकिस्तानी फंडिंग से वहां के युवाओं को गुमराह करते हैं। हम लोग वहां जाके एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, वहां जाके जन जागरण अभियान चलाते हैं, युवाओं को सोच को, तिरंगा के सम्मान को उनके दिमाग में हम लोग डालते हैं और वो लोग इस चीज को मानते हैं। और आज के दिन में 2014 से पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में जमीन और आसमान का अंतर है विवेक जी। आपको मैं बताऊं, जो आप तिरंगा का जो हमारा यात्रा का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद हम दिल्ली से ऋषिकेश 1000 गाड़ियों का काफिला जो तिरंगा यात्रा दिल्ली से ऋषिकेश निकालेगा 15 सितंबर को और 16 सितंबर को। 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे, हम लोग गंगा घाट पे एक भव्य तिरंगा आरती का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके बाद अटल जी का इस बार 100वां जन्म जयंती है, उनके जयंती के उपलक्ष्य में, हालांकि हम लोग ये प्रोग्राम पहले से भी चलाते आए हैं अटल सम्मान का, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश के बहुत महत्वपूर्ण लोगों को वहां पर अटल सम्मान देंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारी ऐसी कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, इसके बाद हम लोग एक क्रिकेट लीग का आयोजन करने जा रहे हैं, जिस लीग में 8 टीमें होंगी और उस टीम से जो महत्वपूर्ण युवा निकलेंगे हम उनको एक राष्ट्र पटल पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। युवाओं के साथ मैं तन मन धन से हमेशा पहले भी खड़ा होता आया हूं और आज भी खड़ा हूं। भारत का युवा, मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भारत का युवा आगे बढ़े। भारत का युवा को कोई राहुल गांधी जैसे विपरीत सोच के लोग भारत के युवाओं को गुमराह ना कर पाए। और भारत का युवा आज के टाइम में आप देखिए कि कितने युवा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कितने युवा एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनके निकले हैं। ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ इस 2014 से लेकर 2024 के कार्यकाल में हुआ है। और ऐसा हमारी अपेक्षा है कि 2024 से लेकर 2029 का जो कार्यकाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो भारत के लिए ऐतिहासिक फैसलों का कार्यकाल रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। आप एक तरफ जम्मू को आवागमन से और हर चीज से सुसज्जित कर रहे हैं, वहां पर जो डर था वो डर का माहौल दूर हो गया है लगभग, लेकिन आप एक तरफ बंगाल में स्थितियां शायद बिगड़ती जा रही हैं, वहां पर आए दिन कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं वहां से कि ममता का वहां पर राज है और वहां पर कुछ भी बदल नहीं सकता। तो 2 शब्द, आपका राष्ट्रीय प्रकोष्ठ आप देख रहे हैं, तो उसके लिए 2 शब्द बताइए कि बंगाल में कैसे क्या परिवर्तन होगा। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं वो देश के उन्हीं मायावाती लोगों में से हैं, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला जी हैं। वो आज हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्व के ऊपर वो काम नहीं कर रही हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया, आज बंगाल की जो स्थिति है, आज बंगाल के लोग वहां पर बहुत कम हैं। ममता जी ने जो रोहिंग्या लोग जो कि बांग्लादेश से चल के, पाकिस्तान से चल के वो लोग आ रहे हैं, देखिए हमें उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि हम लोग कानून लागू करने जा रहे हैं और पहले पिछली ही योजना में हम लोग सीए का कानून लागू कर चुके हैं, तो इन सब कानून के तहत हम लोग देश में ये चाहते हैं कि शांति हो। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले इस 2024 के कार्यकाल के पहले दिन ही सबसे पहले अगर कहीं की बात की है तो वो बंगाल के ऊपर की बात की है। बंगाल के लिए एक हाई लेवल मीटिंग हमारी हुई और जो इस तरह के सांप्रदायिक हिंसे हैं उसको कंट्रोल, हम लोग इस योजना में एक ऐसा कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, ऐसे डिसीजन लाने जा रहे हैं कि हम लोग इस सांप्रदायिक को तो बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, दंगे भारत में ना हो। आज आप एक चीज देखिए विवेक जी, 2014 से पहले जगह जगह देश में ब्लास्ट हुआ करते थे, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, इतने लोग मारे गए। लेकिन आज 2014 के बाद की स्थिति देखिए, आज देश के अंदर ब्लास्ट तो छोड़िए, एक बंदूक लहराने वाले पे भी इतनी बड़ी कार्रवाई है कि वो उस टाइम आतंकवाद रहे, बड़े बड़े जो आतंकवादी पकड़े गए उन लोगों पे भी वो कार्रवाई कांग्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की सोच ही हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देना रहा है, कांग्रेस की सोच ही हमेशा मायावादी को बढ़ावा देना रहा है। तो यही सब चीजें हैं और इन सब चीजों को लेके हम, आप देखिए आने वाले कार्यकाल में बंगाल को अच्छे से कंट्रोल करेंगे। तो बंगाल में आए दिन मतलब कि बाहरी शक्तियां ज्यादा कारगर रहती हैं, ज्यादा असरदार रहती हैं। वहां पर मुगलिया जो कानून है उसको दोबारा लागू करने का प्रयास किया जाता है और काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी सेम कंडीशन थी, वहां पर भी कन्वर्जन बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था। शायद सरकार आने के बाद काफी कुछ लगाम लगी है। तो आगे कैसे लगाम लगाई जाएगी भारत के सामूहिक विकास के लिए? 2 शब्द 2 लाइनों में आपकी तरफ से। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत जल्द हमारे मोदी जी की जो प्लानिंग है
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि 100 दिनों के अंदर कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं इस देश के अंदर। उन बड़े फैसलों में ये सब फैसले भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन तरह के दंगों को रोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, इन सब चीजों के लिए, सबके लिए कानून देश के अंदर बनाया जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पार्टी पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पे, कि ये लोग देश को एक अच्छे पटल पर ले जाएंगे। आज देश के विकास की आप देखिए, आज चारों तरफ चहुमुखी विकास देखिए आप। आज जितने एक्सप्रेसवे, जितने हाईवे हमारे माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा मोदी जी के सानिध्य में बनाए गए हैं, उतने उसका 1% भी कांग्रेस के टाइम पे नहीं बनाया गया है। तो देश का चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है ना। आज आप देखिए कि कश्मीर में 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स का काम देखिए आप जाके वहां पे जोरों पे कितना है। उसके बाद आज राम मंदिर, लोग जो राम मंदिर की बात करते हैं कि भाजपा पे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर मुद्दा है, गलत है। ये राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो मुद्दा भाजपा ने उसको खत्म किया बना के। आज के बाद इस मुद्दे पे कांग्रेस कभी लड़ाई नहीं कर पाएगी। 370 का मुद्दा, ये दो अहम जो फैसले देश के अंदर किए हैं, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। और इस दो फैसले जो महत्वपूर्ण किए, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमने इस मुद्दे को खत्म किया है। ये मुद्दा कांग्रेस का था, इसलिए कांग्रेस की राजनीति हमेशा इन मुद्दों पर रही है। हमने इस मुद्दे को खत्म किया क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं देश के विकास में एक बहुत बड़ा घाव बन के चल रहा था, जो कांग्रेस इस चीज को कर रही थी। हमने इन सब चीजों को खत्म किया। देश का विकास बहुत अच्छे पटल पे है। आज चारों तरफ पूरे विश्व में देखिए, आज हम लोगों को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जाते थे, मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं ना, प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी जी थी। आज उनको क्या सम्मान मिलता था और आज का सम्मान देखिए 2014 के बाद, कि आज भारत पूरे वैश्विक पटल पे सबसे मिलकर चल रहा है, एक दूसरे से व्यापारिक से लेकर आर्थिक संबंध बना रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी विवेक जी, आप बताइए हमें। जी, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि अनुराग ठाकुर जी ने बस इतना पूछा कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, और ऐसे इशारा करके बताने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर और उन्हीं की पार्टी से कुछ लोगों का ऐसा वक्तव्य आया है कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है, जो आरक्षण है उसे खत्म करना चाहती है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है। तो कहां तक ये सत्य है और कांग्रेस का ये बोलना कहां तक आपको जायज लगता है? देखिए विवेक जी, इन्होंने पूरा चुनाव, पीछे जो पूरा चुनाव हुआ, वो संविधान की जो डायरी है उस पे लड़ा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा था ही नहीं ना। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को यह नहीं पता कि संविधान के अंदर कितने पन्ने होते हैं। ये आज के टाइम में भारत के अंदर 3 साल का बच्चा भी जानता है। और वो लोग संविधान की बातें करते हैं, वो लोग संविधान बदलने की बातें करवाते हैं। संविधान बदलना ना बदलना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। संविधान के अंदर ऐसा कानून लाना जिससे सभी धर्म, सभी जात के लोगों के लिए एक समान न्याय प्रणाली हो, इस चीज में कहां गलती कर रही है हमारी पार्टी। आप ये देखिए कि एक तरफ तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि 251 पन्ने होते हैं संविधान के अंदर, और वो लोग हाथों से इशारा करके बता रहे थे कि इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है। आप हरियाणा के जो अभी
कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री के जो दावेदार बन रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो लोग भी उस इशारे में थे कि जी इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, किताब हाथ में लेके चलते हैं, तो उस किताब की पूरी डिटेलिंग हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये माननीय मोदी जी को पता है, इसलिए आज हमारे मोदी जी जो इस संविधान की बात करते हैं, उन्होंने पूरा संविधान पढ़ा हुआ है। राहुल गांधी जी को पन्नों का ही नहीं पता, तो पढ़ने की तो बात ही छोड़िए। आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं राहुल गांधी से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, मैं एक भाजपा का छोटा कार्यकर्ता हूं और 5 मिनट मांगता हूं कि वो मेरे से आके पर्सनल डिबेट करें, संविधान के ऊपर डिबेट कर दें। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो 5 मिनट भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। अभी आपने दीपेंद्र हुड्डा जी की बात की, तो राकेश लिलोटिया जी ने बोला है कि उनके दादाजी का जो सिग्नेचर है वो संविधान पर है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ इंडिया पर है, तो उनसे अच्छा संविधान की भावनाओं को इनके परिवार से ज्यादा कोई और व्यक्त नहीं कर सकता है। ये उनकी लाइफ मतलब की लाइन थी, कोट था। तो कहां तक आप मानते हैं कि उनके दादाजी का सिग्नेचर होना, ये कहां तक सही है कि उनको जिसकी सिग्नेचर, जिसके दादा की सिग्नेचर है, वही सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकता है? इस वाक्य को कितना आप महत्व देते हैं? सही है। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं और जैसा कि हम लोगों ने सुना कि दीपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी का संविधान पे सिग्नेचर है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी तो ये कहते हैं कि हम एक किसान हैं, हम एक किसान रहे हैं, हमारे दादा पूर्वज किसान रहे हैं, तो उन्होंने कहां कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर कर दिए, आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात है, भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन वो समय और आज के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोग शिक्षित हो चुके हैं। पहले का जो कानून था, वो कानून हमारा कहीं ना कहीं लचीला रहा है। आज भाजपा अगर संविधान और कानून में चेंजिंग करने जा रहा है, उसमें उसका पर्सनल लालच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देश को मजबूती के साथ जोड़ने जा रहा है। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो बात कही कि हमारे दादाजी का उस पर सिग्नेचर है, राकेश लिलोतिया ने बोला। राकेश लिलोतिया ने बोला जी। तो राकेश लिलोतिया जी से आप एक पर्स मेरी तरफ से कीजिएगा कि संविधान के मात्र और मात्र 6 लोगों को वो अगर हम बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो लोग संविधान करने वाले हैं, संविधान की बातें करने वाले हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने वाले हैं। नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा विपक्ष सिर्फ, आज आप एक चीज देखिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, कहीं ग्राफ नहीं बढ़ा है। अरे कांग्रेस ने तो पुछल्लों को पकड़ के अपने आप को आगे करने की कोशिश की है। आप पूरे देश पटल पे देखिए, मैं तो पूरे देश में इलेक्शन के दौरान मैं पूरे देश में एक्टिव रहा हूं, मैंने पूरे देश में यही देखा है कि वो लोग आज जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस गाली देती थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है, आज वो लोग उसके साथ गठबंधन करते हैं। जी। अच्छा, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण देखिए, ये एक मजाकिया वाक्य है जी। कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा में तो कांग्रेस के साथ एक साथ चुनाव लड़ रही है, पंजाब में एक दूसरे के विपक्ष चुनाव लड़ रही है। ये किस तरह का गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। जनता को ठगना इन विपक्षों का काम है, इंडिया ब्लॉक का काम है। आज आप कहीं भी पूरे उसमें देखिए, अभी विधानसभा आना शुरू हो गया है, विपक्ष के अलग अलग नेताओं के कमेंट्स आने चालू हो गए हैं। शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। कहां गया भैया गठबंधन? जिस पे आपने चुनाव लड़ा कि हम लोग एक साथ हैं, मतलब आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो।
हालांकि ये आपका काम है, पिछले 70 वर्षों से आप लोगों ने जनता को बेवकूफी बनाया है। तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य को अगर कोई चैलेंज करता है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, पूरे देश में जाके राजनीति को छोड़ के, तुच्छ राजनीति को छोड़ के एक अच्छी सोच की राजनीति से देखें, और वो मैं गारंटीड कहता हूं कि वो राजनीति को छोड़ के एक देश का आम नागरिक बन के देखें और भाजपा के विकास को देखें, भाजपा की कानून व्यवस्था को देखें। आज यूपी पूरे देश का सबसे बड़ा क्राइम स्टेट बना दिया था, उसमें सबसे अहम रोल सपाई सरकार का है। आज यूपी के अंदर जो शांति है, क्या हम लोग ऐसा आकलन कर सकते थे क्या 2014 से पहले? आज ये सब चीजें क्या है? जब तक देश के अंदर शांति नहीं होगी, जब तक देश के अंदर क्राइम्स खत्म नहीं होगा, डेवलपमेंट्स कैसे होगा? आज यूपी का डेवलपमेंट्स आप देखिए, जेवर एयरपोर्ट भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आज पूरे देश में आप एयरपोर्ट्स देखिए। आज कांग्रेस टाइम में मात्र 1 एम्स हुआ करता था, भाजपा राज में 19 एम्स, 70 सालों में 1 एम्स और 10 सालों में 19 एम्स। कांग्रेस टाइम में 4 आईआईटी, भाजपा टाइम में 25 आईआईटी, मतलब 70 सालों में 4 आईआईटी और 10 सालों में 20 आईआईटी। तो आप इन सब चीजों को देखिए, डेवलपमेंट की जो हमारी रफ्तार है ना, शायद राहुल गांधी की वो सोच भी नहीं है जिस हिसाब से हम डेवलपमेंट करते हैं। वो सोच भी नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि उनको सोचना नहीं है। उन्हें तो ये पता है, सैम पित्रोदा जी जैसों को गलत बयान पे उन्होंने हटा दिया जनता को गुमराह करने के लिए, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? दोबारा से दे दिया। देना भी जायज है, अंकल जी हैं उनके। और ये परिवार जो है, यहां कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति करती है। भाजपा में किसी तरह का कोई परिवारवाद नहीं है। हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है, सक्षम कार्यकर्ता को मौका मिलता है। आने वाली विधानसभा में हरियाणा में क्या राज खुलेगा? जनता के दिलों में जो दबा हुआ है, आपको कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, संविधान से गुमराह करके हमारे भारत की भोली भाली जनता के साथ तो इन्होंने खेल लिया। हालांकि खेल के कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि भारत के अंदर प्रबुद्ध लोग भी हैं, भोली भाली जनता भी है तो प्रबुद्ध लोग भी है। लेकिन आने वाला विधानसभा, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग हरियाणा के अंदर कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 80 सीट निकालने जा रहे हैं। और क्यों निकालने जा रहे हैं? जनता इनकी चालों को समझ चुकी है। 8500 रुपए दे रहे थे ये लोग 1 जुलाई से, वो कहां है 8500? अरे आपने ये कहा कि हम 8500 देंगे, कई जगह आपके इंडिया अलायंस के सांसद बने, उन्हें बोलिए 8500 रुपए देंगे वो। लेकिन सर, ये पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में रैपिड मेट्रो का काम एक तृण भी आगे नहीं बढ़ा है। ये सरकार की फेल्योर माने, या यहां की लापरवाही, या उपेक्षा की गई है हरियाणा के लोगों की, गुड़गांव के लोगों की? क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसे में वोटों का मिलना कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको बताऊं, गुड़गांव के विकास की मैं आपको बताता हूं। 2014 से पहले गुड़गांव के अंदर, चूंकि मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं एक गुड़गांव की आप बात पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड़गांव के अंदर हीरो होंडा चौक हुआ करता था, आज भी है जी। उस हीरो होंडा चौक की जो स्थिति थी, सिर्फ एक बारिश में वो हीरो होंडा चौक कई दिनों तक भरा रहता था, वहां पुल का निर्माण नहीं था। आज आप देखें, पूरा हीरो होंडा चौक अपने आप में एक सौंदर्यकरण का रूप है। आज हम बात करें राजीव चौक से लेके सोना तक, और सोना क्यों बॉम्बे पहुंचाइए ना इसको, बॉम्बे तक इतने बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण मात्र और मात्र 5 सालों में किया गया। हरियाणा की अब मैं एक बताता हूं आपको, केएमपी एक्सप्रेसवे 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है,
लेकिन उसमें एक ईंट नहीं लगा पाए ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 में यहां पे कितने एक्सप्रेसवे निकल गए, केएमपी एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो गया। आपने बात करी रैपिड मेट्रो की जी। अब मैं आपको बताता हूं, रैपिड मेट्रो हमारा सुपर पावर प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर, और उसके साथ साथ हम लोग जो दिल्ली मेरठ लाइन जो रैपिड रेल है उसको हम बढ़ाने के लिए, जिसका जो अभी इसी बीच में पास हुआ है, जो अभी कुछ दिन पहले पास हुआ है, पटल पे हमें उम्मीद है 1 साल के अंदर, ऐसा हमारे सीएम साहब की सोच है, 1 साल के अंदर अंदर गुड़गांव के चारों तरफ इंटरनल सिटी को रैपिड मेट्रो से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका काम चल रहा है। आप जाके देखिए, हीरो होंडा चौक से लेके बसेगांव तक देखिए कि दोनों तरफ जो अवैध कब्जे थे उनको हटाए जा रहे हैं, और वो हटाए ही सिर्फ और सिर्फ रैपिड रेल के लिए जा रहे हैं। आज गुड़गांव में बहुत फेमस, बहुत मशहूर एक मंदिर हुआ करता है, शीतला माता मंदिर। जी। शीतला माता मंदिर को श्राइन बोर्ड में लाने वाली भाजपा सरकार रही है। शीतला माता मंदिर के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सिर्फ एक शीतला माता मंदिर के लिए 800 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका काम आप लोग जाके देख सकते हैं सामने। हम लोग कोई बात, भाजपा के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान रही है, हम लोग कोई बात हवा में नहीं करते। हम आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध करते हैं, आप लोग वहां पटल पे जाके देखिए, विकास कार्यों को देखते समझ में आता है। लेकिन सर, हॉस्पिटल इतने दिन हुए टूटे हुए, उसके लिए जो भी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, वो उसका ऑप्शन भी नहीं अभी तक बन पाया। और दूसरा ऑप्शन जो रखा हुआ है, वहां हमेशा क्राउड रहती है, बरसात में पानी भर जाता है, काफी चीजें प्रॉब्लम है। तो एक समुचित व्यवस्था जो चिकित्सा की है वो नहीं हो पाई है अभी गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी में। ये कहां तक सही है? देखिए, गुड़गांव अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। आपको एक बात और चीज बता देता हूं मैं, गुड़गांव से हरियाणा की 71% रेवेन्यू का जनरेशन हुआ करता था, और वो पैसा पूरे हरियाणा में लगता था। हमें उस चीज से कोई समस्या नहीं। लेकिन गुड़गांव में जब जीएमडीए का विकास हुआ, जीएमडीए का गठन हुआ जी। उसके बाद विकास की रफ्तार में बहुत तेजी आई है। लेकिन जीएमडीए का गठन कब हुआ? जीएमडी का गठन भी 2014 के बाद हुआ। ये लोग बाहर पैसा विकास में नहीं ले जा रहे थे, ये लोग बाहर पैसा भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे जो बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं, ये लोग अपनी जेब में ले जा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल के लिए, सरकारी हॉस्पिटल गुड़गांव में एक नहीं 3 बनने जा रहे हैं। शीतला माता हॉस्पिटल, सरकारी नागरिक अस्पताल, और उसके बाद गुड़गांव लोकसभा के अंदर रेवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत एम्स, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। देश के पक्ष को लेते हुए उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा हिंदुओं को लेकर। आप कहां तक सहमत हैं जगत गुरु शंकराचार्य के वक्तव्यों से और राहुल गांधी के वक्तव्यों से कि हिंदू हिंसक है, जैसा कि उन्होंने कहा था? जगत गुरु शंकराचार्य हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बातें लोकसभा में कही, जिस लोकसभा को पूरा देश और विदेश देखता है, क्या वो चीज राहुल गांधी जी ने जो कही वो अच्छी बात कही? आप इस चीज का हमें उत्तर दीजिए। आपने हिंदू को हिंसक कहा है, आप भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंसक कह रहे हैं तो वो भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंसा का कोई काम नहीं किया है। आज आप पीछे से उठा के आप चीजों को देख लीजिए। आज आपकी जो दादी जी रही इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लागू कराया, कितनी बड़ी हिंसाएं देश के अंदर कराई, उस टाइम कितने लाखों सिखों को उन्होंने मरवाया। तो ये सब चीजें आप देखिए ना कि हिंसक कौन है।
आज हमारे भाजपा के कार्यनीति में देखिए कुछ अलगाववादी होते हैं, अलगाववादी लोग होते हैं विपक्ष के, जो इस तरह की संरचना को, इस तरह के षड्यंत्र को रचते हैं। भाजपा सरकार ने हमेशा ही देश के अंदर प्रेम, शांति और सद्भावना का मैसेज दिया है, ना कि हिंसा का मैसेज दिया है। और राहुल गांधी जो इस बात का कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, मैं इस चीज के लिए राहुल गांधी की घोर निंदा करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी को किसी चीज की समझ है ही नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि राजनीतिक पटल पे आज तक के रिकॉर्ड में उन्होंने जो बातें करी, या उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, उन्होंने जो बातें करी, आप देखिए ना कि काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके युवा प्रकोष्ठ के सभी लोग एक नई उम्मीद और नए किरण के साथ जुटे हुए हैं कि विधानसभा हमारी होगी, हम सभी सीटों पर लगभग जीत हासिल करने का ऐसी सोच रख करके आगे कार्य किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे नवीन कुमार जी से, जो कि सैल्यूट तिरंगा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा के सहयोग से देश के हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में जाकर के देश के धार्मिक और सामाजिक नियमों को और हर सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। आज इनसे बात करके काफी कुछ चीजों को जाना गया, और इनसे जुड़ी हुई जो भी आपके पास प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही शख्सियत से बातचीत का आनंद उठाने के लिए आप देखते रहिए सुपर नेशन न्यूज, आवाज देश हित की।